स्टूडेंट्स, वेलकम टू अरियंत पढ़ाकू एंड आई एम योर केमिस्ट्री मेंटर डॉक्टर पवन सैनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं अरियंत पब्लिकेशन की सैंपल पेपर की जो सीरीज है टर्म 1 के लिए, इसका सैंपल पेपर नंबर 4। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम इसको। सबसे पहले हम देखें इसके अंदर जो जैसे इंस्ट्रक्शन हम देखते हैं वैसे इंस्ट्रक्शन जैसे हमने बाकी पेपर्स में देखे हैं, सिमिलर इंस्ट्रक्शन है यहाँ पर। पहले सेक्शन ए देखते हैं और सेक्शन ए के इंस्ट्रक्शन। दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें हमें एनी 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अगर हमने 20 क्वेश्चंस से ज्यादा अटेम्प्ट किए हैं तो जो फर्स्ट 20 क्वेश्चंस हैं ये हमारे इवैल्यूएशन में काउंट हो जाएंगे। तो ये सेक्शन ए है जिसको हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो यहां पर है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एक्सर्ट द लोवेस्ट वेपर प्रेशर। हमें बताना है कि किसका वेपर प्रेशर लोवेस्ट होगा। तो यहां पर हम देखें ऑप्शन हमारे सामने है वाटर, अल्कोहल, मर्करी एंड ईथर। 4 ऑप्शन हमें गिवन है और इसमें से हम देखें कि मर्करी जो होगा, मर्करी, अगर हम मर्करी की बात करते हैं तो मर्करी जो है ये भी लिक्विड है, लेकिन ये बहुत ही इन इन 4 ऑप्शंस में से सबसे कम वोलेटाइल ये है। और जो जितना लेस वोलेटाइल होगा उसका वेपर प्रेशर उतना ही कम होगा। तो यहां पर जो लीस्ट वेपर प्रेशर होगा दैट इज मर्करी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, मर्करी। ये था क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज अमॉन्ग द फॉलोइंग द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग नाइट्रोजन। हमें नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें बताना है। अगर फर्स्ट ऑप्शन कहें डी ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नाइट्रोजन में वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होते बॉन्डिंग के लिए, इसी वजह से नाइट्रोजन 5 वैलेंसी शो नहीं कर सकता, बाकी ग्रुप के मेंबर्स शो कर देते हैं। इट इज ए टिपिकल नॉन मेटल, बिल्कुल सही है, नाइट्रोजन इज ए टिपिकल नॉन मेटल। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट, इट डज नॉट रेडिली रिएक्ट विद O2। ये O2 से रिएक्शन नहीं करता, इजीली नहीं करता। अगर इजीली रिएक्शन होती तो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन जो है N2 की फॉर्म में ये अवेलेबल नहीं होती और ये ऑक्सीजन से रिएक्शन कर चुके होते, तो ये रिएक्शन नहीं होती है। इट हैज ए स्मॉल साइज, बिल्कुल सही है, नाइट्रोजन की साइज अपने ग्रुप में स्मॉलेस्ट होती है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि हमें इनकरेक्ट बताना था और इनकरेक्ट है ऑप्शन ए। ये था क्वेश्चन सेकंड सेक्शन ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल डिहाइड्रेटेड विद कंसंट्रेटेड H2SO4। तो ये रिएक्शन देखते हैं हम। यहां पर हमें 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल, 2 मिथाइल यानी कि सेकंड कार्बन पर यहां पर मिथाइल होगा। एक सेकंड, इसमें ब्यूटेनॉल दे रखा है तो पहले हम 4 कार्बन की चेन बना लेते हैं और ब्यूटेनॉल, ये हो गया ब्यूटेनॉल और सेकंड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप। बाकी वैलेंसी हम हाइड्रोजन से कंप्लीट करके, और ये हमने स्ट्रक्चर बना ली इसकी। अब जब हम इसका डिहाइड्रेशन कराएंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो सबसे पहले होगा इसमें OH रिमूव होगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन बनेगा और ये इवन एलिमिनेशन है जिसमें कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट भी कराएंगे। और कार्बोकेटाइन का जो रीअरेंजमेंट होगा तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन जो है ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये हो गया 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। और इसके बाद लास्ट स्टेप में होगा डीप्रोटोनेशन, और डीप्रोटोनेशन कुछ इस तरह से होगा कि यहां से सेजेफ प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बनेगा और ऑप्शन कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर 2 मिथाइल ब्यूट-2-इन। द करेक्ट आंसर इज 2 मिथाइल ब्यूट-2-इन। तो यहां पर 2 मिथाइल ब्यूट-2-इन एज मेजर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू सेजेफ रूल, अकॉर्डिंग टू सेजेफ रूल ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन फोर्थ। क्वेश्चन फोर्थ जो है ये पी ब्लॉक से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इनर्ट गैस
यहां इनर्ट गैस का क्वेश्चन है, पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शंस। इनर्ट गैस जो होती है, नोबल गैसेस, ये रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इसीलिए हम इनको कहते हैं इनर्ट गैस और नोबल गैस। लेकिन जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो इनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, और ये यहां पर अगर हम कहें जीनोन, जीनोन में जाके ये कंपाउंड बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो जीनोन जो है एक ऐसा नोबल गैस है, ऐसा इनर्ट गैस है जो कंपाउंड बनाता है, और इसके कुछ कंपाउंड जैसे XeF4, XeF6, XeO4, ये बहुत फ्लोराइड और ये ऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के साथ जीनोन कुछ कंपाउंड बनाता है। यानी जीनोन इनर्ट गैस में द ओनली इनर्ट गैस विच कैन फॉर्म कंपाउंड्स विद फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। तो हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर विल बी जीनोन ऑप्शन ए। ये था क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ सेक्शन ए। नाउ क्वेश्चन 5, और ये 5 जो क्वेश्चन है ये हेलो एल्केन चैप्टर का एक क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। यहां पर देखें, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन C2H5Cl विद AgF एंड फॉर्म C2H5F एंड AgCl। तो ये हमें एक रिएक्शन गिवन है और ये एक नेम रिएक्शन है, बस हमें यही बताना है कि ये कौन सी नेम रिएक्शन है। तो ये रिएक्शन जो है हेलोजन एक्सचेंज मेथड रिएक्शन है। इसमें हेलोजन इंटरचेंज होते हैं और फ्लोरीन और क्लोरीन ये इंटरचेंज होंगे, और जिसमें फ्लोराइड जो है इंट्रोड्यूस होता है। ये रिएक्शन जो है ये स्वार्ट्स रिएक्शन। हुंसडीकर रिएक्शन, ये तो जो सिल्वर सॉल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड के, वहां से रिएक्शन होती है। स्ट्रेकर रिएक्शन जो है, ये भी रिएक्शन जो है RCl की, ये स्ट्रेकर रिएक्शन में हम सॉल्ट्स बनाते हैं। और वुड्स रिएक्शन, इससे तो हम हेलो एल्केन जो है, इस हेलो एल्केन को एल्केन में कन्वर्ट करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज स्वार्ट रिएक्शन, साइंटिस्ट के नाम पर है रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द करेक्ट फॉर्मूला फॉर लाफिंग गैस। लाफिंग गैस जिसकी स्मेल से ही जो है स्माइल आ जाते हैं, हंसने लग जाते हैं। और ये लाफिंग गैस जो है दैट इज N2O। लाफिंग गैस इज N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। तो ये डायरेक्ट याद रखने वाला फॉर्मूला है N2O, लाफिंग गैस। ये एक था क्वेश्चन नंबर 6, करेक्ट फॉर्मूला फॉर द लाफिंग गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, और ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये सॉल्यूशन चैप्टर का एक क्वेश्चन है। सॉल्यूशन में हमने देखा है राउल्ट्स लॉ जो आता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वेपर प्रेशर में। तो यहां पर हम देखें, इसके लिए एक ग्राफ बना रखा है, और ये जो ग्राफ है ये आइडियल सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। ये ग्राफ आइडियल सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। देखिए क्या है इस ग्राफ के अंदर। तो यहां पर अगर हम ग्राफ में देखें तो ये ग्राफ जो है यहां इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, और ये जो इनिशियल पॉइंट है ये है y, मोल फ्रैक्शन। और धीरे धीरे ये y जो है ये मोल फ्रैक्शन आगे बढ़ता जा रहा है, और ये जो वैल्यू है यहां पर आ रहा है ये z, और ये है p, ये जो है यहां पर जो है p, और ये है x, ये है p टोटल, और p टोटल हमें ये x बताना है कि ये x क्या है। तो यहां पर हमें x, y एंड z इनकी वैल्यू बतानी है, हमें x y z की वैल्यू बतानी है। तो ये जो x होगा, x ये तो है p टोटल, और p टोटल कितना होगा p1 प्लस p2, यानी p1 प्लस p2 फोर्थ ऑप्शन में नहीं है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। और x p1 प्लस p2 यानी कि आंसर या तो a होगा, b या c। अब यहां पर हम देखें ये जो पॉइंट है, यहां y जो मोल फ्रैक्शन है वो 0 है, इनिशियल स्टार्ट है, यहां पर इनिशियल है, और इनिशियली y जो होगा वो 0 होगा। तो इनिशियली y 0 होगा ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी। तो यहां जो हमारा आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी। x जो होगा यहां पर p टोटल जो है ये p1 प्लस p2 है, और y जो है 0 है, और ये z पर आकर 1 हो जाएगा। वेट, ये जो है हमारा आंसर बी नहीं होके हमारा आंसर क्या होगा यहां पर, क्योंकि z जो है z ये अपना 1 होना है, तो ये जो आंसर होगा हमारा ये आंसर हो जाएगा सी। आंसर होगा सी, क्योंकि z को 1 भी होना है, ये जो z है इसको 1 भी होना है, तो आंसर इज सी। करेक्ट आंसर इज सी, क्योंकि यहां पर इनिशियल जो है वो 0 है, फाइनल 1 है। ये था क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ
section A. Question 8. Which of the following is not the characteristics of interhalogen compounds? हमें इंटरहैलोजन कंपाउंड जो होते हैं, जो डिफरेंट हैलोजेंस होते हैं, जब आपस में रिएक्ट करके और इंटरहैलोजन कंपाउंड बनाते हैं, तो इनके बारे में हमें बताना है नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट, ठीक है ना। अब नॉट करेक्ट में यहां पर हम देखें ऑप्शन ए, दे आर लेस रिएक्टिव देन हैलोजन, दे आर लेस रिएक्टिव, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि हैलोजेंस आर मोर सॉरी इंटरहैलोजन आर मोर रिएक्टिव देन हैलोजेंस, मोर रिएक्टिव, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट है। तो आंसर फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। दे आर कोवेलेंट इन नेचर, बिल्कुल सही है। जो इंटरहैलोजन कंपाउंड्स हैं नॉन मेटलिक हैं, और नॉन मेटल आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। दे आर क्वाइट अनस्टेबल बट नन ऑफ देम एक्सप्लोजिव, तो ये लेस स्टेबल जरूर हैं, लेकिन ये एक्सप्लोजिव नहीं होते इंटरहैलोजन कंपाउंड। ये स्टेटमेंट जो है दोनों ट्रू है। लास्ट है दे आर नॉट हाईली वोलेटाइल, ये भी सही है। ये ज्यादा मतलब इनकी वोलेटाइल नेचर ज्यादा नहीं होती, क्योंकि इसमें इंटरहैलोजन कंपाउंड में मोर देन वन हैलोजन होंगे और इनका मॉलिक्यूलर मास हाई होगा, और हाई मॉलिक्यूलर मास वाले जो होते हैं वो वोलेटाइल नहीं होते हैं। तो यहां जो आंसर होगा, आंसर हो जाएगा ए। इनकरेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन इज ए, दे आर लेस रिएक्टिव। ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट था ये इनकरेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड विद ईथर, ईथर के साथ में। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ईथर पोर्शन का एक क्वेश्चन है। जब हम हेलो एल्केन की, जब ईथर की रिएक्शन कराते हैं HX के साथ में, जब हम ईथर की रिएक्शन कराते हैं, जैसे ये ईथर है और इसकी रिएक्शन जब हम HX के साथ कराते हैं, तो ये कुछ इस तरह से RX प्लस ROH, ये कुछ कंपाउंड बन जाते हैं। और ये जो रिएक्शन है ये है NSR रिएक्शन, और NSR रिएक्शन के लिए जो रिएक्टिविटी होती है, ये रिएक्टिविटी होगी HI HBr HCl। HI जो बॉन्ड लेंथ जिसकी ज्यादा होती है वो इजीली ब्रेक हो जाता है, और I- हमें ज्यादा अवेलेबल हो जाता है। या ये भी कह सकते हैं HI स्ट्रॉन्ग एसिड है, इजीली डिसोसिएट हो रहा है और रिएक्शन इजीली हो जाएगी। तो यहां जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा ऑप्शन सी, HI HBr HCl। ये था क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सॉलिड स्टेट चैप्टर से, जो अपना 12th क्लास की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट। यहां से ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सल्फर। सल्फर की बहुत सारी जो है एलोट्रोप्स है। इन एलोट्रोप में जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल जो एलोट्रोप है, ये होता है रोम्बिक सल्फर। रोम्बिक सल्फर इज लीस्ट रिएक्टिव बट मोर स्टेबल, मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप ऑफ सल्फर। तो ये हमें डायरेक्ट याद रखना है कि रोम्बिक सल्फर जो है ये मोर स्टेबल होगा। ये था क्वेश्चन सेक्शन ए का, क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड इज 2 डिग्री हैलाइड। 2 डिग्री हैलाइड वो होगा जिससे जो हैलोजन ऐसे कार्बन से कनेक्टेड हो जो डायरेक्टली 2 कार्बन से कनेक्टेड हो। जैसे यहां पर देखिए एन ब्यूटाइल क्लोराइड, एन ब्यूटाइल क्लोराइड, ये हो गया एन ब्यूटाइल क्लोराइड, और ये है 1 डिग्री हैलाइड, क्योंकि जो हैलोजन है वो 1 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड है। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ये है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, और ये 2 डिग्री हैलाइड है, क्योंकि 2 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड है। ऑप्शन सी इज आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, ये है आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, अगेन 1 डिग्री। नेक्स्ट एन प्रोपाइल क्लोराइड, एंड एन प्रोपाइल क्लोराइड दैट इज 1 डिग्री हैलाइड। तो जो आंसर होगा वो होगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड इज 2 डिग्री हैलाइड। तो यहां जो डिग्री है हैलाइड की, ये डिग्री जो है कार्बन डिसाइड करता है, और कार्बन भी कौन सा, जो डायरेक्टली जितने कार्बन से अटैच्ड है ये। तो ये था क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12, ओजोन, ओजोन एक्ट एज, तो ये पी ब्लॉक का क्वेश्चन है, ऑक्सीजन फैमिली का क्वेश्चन है। ओजोन ऑक्सीजन का एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। ओजोन ऑक्सीडाइजिंग
रिड्यूसिंग एंड ब्लीचिंग, तीनों जो है ये रोल प्ले करता है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है ओजोन, और ये रिड्यूसिंग एजेंट भी है, और ये ब्लीचिंग एक्शन यानी ये डीकलराइजेशन में भी हेल्प करता है। तो ओजोन के ये तीनों के तीनों रोल है, यानी ओजोन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एज वेल एज ब्लीचिंग एजेंट। तो ये हमें डायरेक्टली याद रखने हैं ओजोन के लिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12 फ्रॉम सेक्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज हाईएस्ट बॉन्ड स्ट्रेंथ? हाईएस्ट बॉन्ड स्ट्रेंथ, अगर हम हेलाइड्स की बात करते हैं, HF, HCl, HBr एंड HI, तो हम जब डाउन द ग्रुप जाते हैं इसमें HI से HBr की तरफ आ रहे हैं, तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज। और हम जानते हैं जब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है तो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज, यानी कि इसमें जिसकी बॉन्ड लेंथ मिनिमम होगी, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी मैक्सिमम होगी, और वो होगा यहां पर HF। HF की बॉन्ड एनर्जी मैक्सिमम होती है, बॉन्ड लेंथ मिनिमम होती है। तो ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें हमें बॉन्ड स्ट्रेंथ बतानी थी हाइड्रोजन हैलाइड्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरहैलोजन कंपाउंड एग्जिस्ट इन डाइमेरिक फॉर्म? डाइमेरिक फॉर्म, अब डाइमर फॉर्मेशन के लिए जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होने चाहिए सेंट्रल एटम में, और साइड एटम के पास लोन पेयर होना चाहिए, और इस तरह से वो एडजस्ट होने चाहिए कि जो ग्रुप है, जो सेंट्रल एटम है, उस पर बहुत ज्यादा ग्रुप डिपॉजिट ना हो, ज्यादा ग्रुप नहीं है। तो यहां पर देखिए ICl3, आयोडीन की साइज भी स्मॉल है, और आयोडीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल भी होते हैं, और ये कुछ बन जाएगा इस तरह से कि लोन पेयर आयोडीन के वैकेंट ऑर्बिटल में ट्रांसफर होंगे, और इस तरह से आयोडीन पर 4Cl एडजस्ट भी हो जाएंगे। आयोडीन की साइज सेंट्रल एटम लार्ज साइज का होना चाहिए, और साइड एटम जो है वो स्मॉल साइज के होने चाहिए, जिससे जिससे डाइमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर सके। हेलोजन ब्रिज बॉन्ड यहां पर बनेगा, और ये बन जाएगा I2Cl6 डाइमेरिक फॉर्म में, I2Cl6 ये बन जाएगा। तो ये था क्वेश्चन पी ब्लॉक से कि कौन सा इसमें इंटरहेलोजन कंपाउंड है जो डाइमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाएगा। तो जो आंसर होगा दैट इज ICl3, ICl3। ये था क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ सेक्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15, which of the following product is formed when ethylene chloride treated with aqueous KOH? एक्वस KOH के साथ जब हम हेलोएल्केन की रिएक्शन कराते हैं तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। पहले देखें इथाइलिन क्लोराइड क्या होगा। इथाइलिन क्लोराइड जो है इसमें एडजेसेंट कार्बन पर Cl होंगे, इथाइलिन क्लोराइड एक्वस KOH के साथ रिएक्शन हम करा रहे हैं, और यहां दोनों हेलोजन जो है वो OH से रिप्लेस हो जाएंगे, यानी जो प्रोडक्ट बनेगा ये बनेगा इथाइलिन ग्लाइकोल। प्रोडक्ट इज इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल, और इथाइलिन ग्लाइकोल में जो आंसर होगा ये आंसर हो जाएगा सी। अगर आप बुक सॉल्व कर रहे हैं तो बुक में इस क्वेश्चन को आप करेक्ट कर लीजिएगा, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इथाइलिन ग्लाइकोल। ये था क्वेश्चन नंबर 15 फ्रॉम हेलोएल्केन फ्रॉम सेक्शन ए, क्वेश्चन 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 में which of the following pair behave as strong and weak base hydride respectively? हमें इसमें नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड्स गिवन है। नाइट्रोजन फैमिली के NH3, PS3, ASH3, SBH3 एंड बिस्मिथ BiH3। इनमें से जैसा हम जानते हैं जब डाउन द ग्रुप हम आते हैं किसी भी पीरियड में, तो डाउन द ग्रुप जो हाइड्राइड्स होते हैं इनकी एसिडिक नेचर इंक्रीज होती है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है, और बेसिक नेचर डिक्रीज होती है। इसका मतलब जो सबसे ऊपर होगा
जो ग्रुप में सबसे ऊपर होगा वो तो होगा स्ट्रॉन्ग बेस, और जो सबसे नीचे होगा वो होगा वीक बेस। हमें यही बताने हैं स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेस। तो सबसे स्ट्रॉन्ग तो हो जाएगा स्ट्रॉन्ग अमोनिया और वीक BiS3, स्ट्रॉन्ग अमोनिया एंड वीक BiS3। तो ये था क्वेश्चन नाइट्रोजन फैमिली से, निकोजन फैमिली से, और इसमें हमें वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग बेस बताने थे एक ग्रुप के अंदर। ये था क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 17 और 17 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ईथर पोर्शन से क्वेश्चन है। Which of the following product is formed when equimolar quantities of ethanol and methanol are heated with concentrated H2SO4? रिएक्शन देख लेते हैं। इसमें हमें मिथाइल अल्कोहल मिथेनॉल एंड इथेनॉल C2H5OH, और इसके साथ में हमें हीट करना है कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, इसको हीट करते हैं और 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको हम हीट करेंगे। अब यहां पर कौन से ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो यहां पर हम देखें, अगर मिथाइल अल्कोहल आपस में रिएक्शन करते हैं, एक मिथाइल अल्कोहल दूसरे मिथाइल अल्कोहल के साथ, तो इससे बन जाएगा डाई मिथाइल ईथर। इथेनॉल जो है इससे बन जाएगा डाई इथाइल ईथर, और इनके कॉम्बिनेशन से, कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, ये प्रोड्यूस कर देंगे इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर। तो कॉम्बिनेशन जो होगा मिथेनॉल का मिथेनॉल के साथ डाई मिथाइल ईथर, इथेनॉल का इथेनॉल के साथ डाई इथाइल ईथर, एंड इथेनॉल मिथेनॉल इथाइल मिथाइल ईथर। तो यहां पर हम देखें ये तीनों ही तरह के ईथर, ऑल थ्री टाइप ऑफ ईथर विल बी ऑब्टेन इन दिस रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में हमें ये तीनों मिल जाएंगे। ऑप्शन ऑल ऑफ दीज जो है ये इसके लिए करेक्ट चॉइस होगी इस क्वेश्चन के लिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन 17 फ्रॉम सेक्शन ए। नेक्स्ट, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन 18 ऑफ सेक्शन ए और क्वेश्चन 18, व्हाट टाइप ऑफ डिफेक्ट अकर्स व्हेन cation leaves its normal position in the crystal and moves some interstitial position? यानी इसमें हमें डिफेक्ट बताना है कि क्रिस्टल वही है और उसमें केटायन निकला और इंटरस्टिशियल स्पेस में आ गया, यानी वो केटायन अपना लेटिस छोड़ के नहीं, वो क्रिस्टल छोड़ के नहीं आया, अंदर ही इंटरस्टिशियल स्पेस में आ गया है। तो ऐसे इफेक्ट को हम नाम देते हैं, ऐसे डिफेक्ट को हम नाम देते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट में केटायन जो होता है ये अपनी पोजीशन को लीव करके और इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाता है। तो जो आंसर होगा दैट इज फ्रेंकल डिफेक्ट। एफ सेंटर, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक इफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट, ये थोड़ा सा डिफरेंट होंगे इससे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18 फ्रॉम सॉलिड स्टेट एंड क्वेश्चन 18 फ्रॉम सेक्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 19। Question 19, which of the following statement is or are incorrect for vicinal dihalide? विसिनल डाइहेलाइड, और विसिनल डाइहेलाइड के लिए हमें कुछ स्टेटमेंट गिवन है। दोस्तों विसिनल डाइहेलाइड का मीनिंग होता है कि एडजेसेंट कार्बन पर अगर दो हेलोजन हैं, एडजेसेंट कार्बन पर, तो इसको हम कहेंगे विसिनल डाइहेलाइड। ये होता है विसिनल, एडजेसेंट, पड़ोसी कार्बन पर दो हेलोजन, एडजेसेंट कार्बन पर दो हेलोजन। स्टेटमेंट देख लीजिए, इथाइलिडीन क्लोराइड इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ इट। इथाइलिडीन, इथाइलिडीन क्लोराइड की अगर हम बात करते हैं तो ये होता है इथाइलिडीन क्लोराइड, और ये जो है ये जेम डाइहेलाइड है, जेम। यानी फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अब नेक्स्ट, हेलोजन एटम इज प्रेजेंट एंड एडजेसेंट एटम, ये तो स्टेटमेंट करेक्ट है, ये तो ट्रू स्टेटमेंट है। एडजेसेंट एटम पर ये हो जाएंगे, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। एलाइलिक हैलाइड इज एन एग्जांपल ऑफ दिस क्लास। एलाइल हैलाइड कौन सा होता है? एलाइलिक हैलाइड जो है डबल बॉन्ड के एडजेसेंट पास वाले कार्बन पर हेलोजन, इसको बोलते हैं एलाइल हैलाइड। और ये एलाइल हैलाइड जो है ये भी विसिनल डाइहेलाइड नहीं है, ये तो सिंपल मोनोहेलाइड है।
मोनोहेलाइड है, यानी ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट होगा। तो इसमें आप आंसर ऑप्शन भी चेंज कर लीजिए। डी ऑप्शन हम रख सकते हैं ए एंड सी, क्योंकि ए एंड सी बोथ आर इनकरेक्ट ऑप्शन। तो हमारा जो आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी। स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट सी आर इनकरेक्ट। तो ये है क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल का एक क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग एमाइनो एसिड। एक एमाइनो एसिड की हमें स्ट्रक्चर गिवन है। पहले हम इस एमाइनो स्ट्रक्चर को थोड़ा सा इसमें चेंज कर रहे हैं। यहां पर जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, यहां CH है, ये CH है, और यहां पर फिर NH2 है, ये NH2 है। CH और इसके ऊपर NH2। थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए इसमें। अब देखें इसके अंदर हमें 2 COH ग्रुप है और एक NH2 ग्रुप है। एक एमाइनो एसिड गिवन है। एमाइनो एसिड जो होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में यूज होते हैं। एट हाई pH इट एग्जिस्ट एज। अगर pH हाई है तो मीडियम कैसा होगा? बेसिक। और बेसिक मीडियम में जो बेसिक ग्रुप होता है उसका कोई रोल नहीं होता। बेसिक pH पर बेस का कोई रोल नहीं होता, लेकिन जो एसिडिक ग्रुप है वो अपना H प्लस रिलीज कर देगा। तो जैसे ही हाई pH यानी बेसिक मीडियम, और बेसिक मीडियम में जो एसिड है ये अपना H प्लस रिलीज कर देंगे और ये एनाइन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो बेसिक pH पर ये एनाइन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जो आंसर होगा ये आंसर हो जाएगा डी, जिसमें NH2 ग्रुप तो अनअफेक्टेड रहेगा क्योंकि वो बेसिक ग्रुप है, लेकिन जो COH ग्रुप है ये अपना H माइनस रिलीज कर देगा और इस तरह से ये एक कंपाउंड, ये एक स्ट्रक्चर बन जाएगी। ये है क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन ए का क्वेश्चन 21। क्वेश्चन 21 और हेलो एल्केन का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग एलाइल हैलाइड। यहां पर थोड़ा सा करेक्शन कर रहे हैं हम, ये एल्काइल हैलाइड है। एल्काइल हैलाइड, इन एल्काइल हैलाइड में हमें कुछ स्टेटमेंट हैं जो बताने हैं। स्टेटमेंट 1, फर्स्ट अंडरगोज फास्टर डीहाइड्रोजिनेशन। ये डीहाइड्रोहेलोजिनेशन है, इसको डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कंसीडर किया जाए। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब HX को रिमूव करना है। फर्स्ट अंडरगोज फास्टर डीहाइड्रोहेलोजिनेशन देन सेकंड एंड फोर्थ। नेक्स्ट है थर्ड अंडरगोज लोअर डीहाइड्रोहेलोजिनेशन देन फर्स्ट, एंड थर्ड स्टेटमेंट इज 4 हैज लीस्ट स्टेबिलिटी टू अंडरगोज डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें डीहाइड्रोहेलोजिनेशन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना है, और डीहाइड्रोहेलोजिनेशन इज एन एलिमिनेशन रिएक्शन, और एलिमिनेशन रिएक्शन का जो ऑर्डर आएगा ये ऑर्डर आता है RI, RBr, RCl एंड RF। ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर आएगा, RI, RBr, RCl, RF, रिएक्टिविटी का ऑर्डर। अब ये जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर, यहां पर R जो है कॉमन है सब में, C2H5। अब RI जो है ये फर्स्ट है, RI, RBr जो है ये थर्ड है, यहां पर थर्ड, और यहां पर RCl जो है ये सेकंड है, और RF फोर्थ है। अब कंपेयर कर लेते हैं। अब ऑप्शन हम इजीली कंपेयर कर पाएंगे। फर्स्ट अंडरगोज फास्टर, बिल्कुल सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड अंडरगोज लोअर डीहाइड्रोहेलोजिनेशन देन फर्स्ट, थर्ड जो होता है ये फर्स्ट के बाद में आ रहा है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। लास्ट स्टेटमेंट, फोर्थ हैज लीस्ट स्टेबिलिटी टू अंडरगो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, ये भी सही है, फोर्थ तो लीस्ट आ रहा है, यानी तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑल थ्री स्टेटमेंट आर ट्रू, ऑल थ्री स्टेटमेंट आर ट्रू। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर आप ये क्वेश्चन बुक से सॉल्व कर रहे हैं तो बुक में आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, आंसर हमारा इसमें होगा बी। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट RNA। जैसा हम जानते हैं DNA RNA दोनों को हम न्यूक्लिक एसिड कंसीडर करते हैं, ये सेल के न्यूक्लियस में मिलते हैं DNA RNA।
इसमें हमें आरएनए के बारे में कुछ स्टेटमेंट है और ये बताना है नॉट ट्रू, इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें हमें बताना है। फर्स्ट, इट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल, बिल्कुल सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है। इट कंट्रोल द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ये भी सही है। आरएनए का जो मेन फंक्शन है वो प्रोटीन सिंथेसिस में है, जो ट्रांसलेशन प्रोसेस होती है वहां पर आरएनए का एक इंपॉर्टेंट रोल है। इट हैज ऑलवेज डबल स्ट्रैंडेड अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर तो डीएनए की होती है, आरएनए जो होता है ये तो सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर में होता है। इट यूजुअली डज नॉट रेप्लिकेट, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, रेप्लिकेशन तो डीएनए का होता है। तो यहां जो आंसर होगा, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन ए का क्वेश्चन 23। क्वेश्चन 23 जो है, ए प्राइमरी एल्कोहल विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H8O, एक एल्कोहल हमें गिवन है C3H8O ऑन रिएक्शन विद X। तो यहां हम देख लेते हैं एक फॉर्मूला C3H8O, और जब हम इसकी रिएक्शन X से कराते हैं तो हमें कंपाउंड मिलता है C3H7Br, और ये है कंपाउंड C3H7Br। अब इसकी रिएक्शन जब हम Y से कराते हैं, Y के साथ में, तो हमें मिलेगा C6H14, और हमें ये XY बताने की XY रिएजेंट क्या है कि जिनसे ये बन जाए। एल्कोहल की रिएक्शन करानी है, अगर एल्कोहल की HBr से रिएक्शन कराते हैं एल्कोहल की, तो HBr से रिएक्शन अगर सपोज करें इसको हम ROH से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो HBr के साथ जब रिएक्शन कराएंगे HBr, तो इससे बन जाएगा RBr, इससे बन जाएगा RBr। नेक्स्ट यहां पर दे रखा है HCN, अगर हमने इसकी रिएक्शन HCN से कराई तो Br रिमूव हो जाएगा और Cn आ जाएगा, Br की जगह Cn, लेकिन वो तो ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट यहां गड़बड़ हो गया। सेकंड, फर्स्ट तो HBr है, सेकंड सोडियम एंड ड्राई ईथर, और इसमें अगर हम सोडियम एंड ड्राई ईथर यूज करें तो ये वुड्स रिएक्शन हो जाएगी और कार्बन डबल हो जाएंगे, कार्बन चेन डबल, यानी 3 कार्बन है तो ये 6 कार्बन का बन जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन बी। तो फर्स्ट HBr से रिएक्शन कराएंगे एंड देन वुड्स रिएक्शन सोडियम एंड ड्राई ईथर, और इससे डबल ऑफ कार्बन चेन ये बन जाएंगे। तो ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी है, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए। ये था क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉलिड स्टेट का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन 24। अमॉन्ग द गिवन कंपाउंड शॉटकी डिफेक्ट इज प्रेजेंट इन, जैसे हम जानते हैं जो डिफेक्ट्स होते हैं सॉलिड्स के अंदर, शॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रेंकल डिफेक्ट, ये कुछ डिफेक्ट होते हैं। तो शॉटकी डिफेक्ट इनमें से जो होता है वो एस ब्लॉक के जो हेलाइड्स हैं, एस ब्लॉक हेलाइड, इनमें देखने को मिलता है शॉटकी डिफेक्ट, एस ब्लॉक हेलाइड में। और एस ब्लॉक हेलाइड की हम बात करते हैं तो यहां आता है NaCl, तो यहां NaCl जो है इसमें हमें शॉटकी डिफेक्ट देखने को मिलेगा। तो शॉटकी डिफेक्ट मोस्टली एस ब्लॉक जो हेलाइड्स हैं, NaCl, KCl, NaBr, KBr, इन सब में देखने को मिलेगा। और शॉटकी डिफेक्ट में होता क्या है कि जो केटायन और एनायन है ये पूरा क्रिस्टल लीव कर जाते हैं, केटायन एनायन क्रिस्टल को लीव कर जाते हैं, और इसी को हम बोल देते हैं शॉटकी डिफेक्ट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 24 जिसका आंसर है NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए, और लास्ट क्वेश्चन जो है ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज एग्जिस्ट, कि कौन सा कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा। तो ये जो कंपाउंड हमें गिवन है जीनोन, आर्गन, नियोन एंड क्रिप्टॉन, और जैसा कि हम जानते हैं नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस जो होते हैं उनमें केवल जीनोन ही एक ऐसा है जो कंपाउंड फॉर्मेशन करता है, यानी जीनोन ही कंपाउंड बनाता है, बाकी तो कंपाउंड बनाते ही नहीं है। तो इसका मतलब ये होगा कि जीनोन के जो ऑक्साइड है और फ्लोराइड है ये तो एग्जिस्ट करेंगे, और आर्गन, नियोन, क्रिप्टॉन, इनके जो कंपाउंड्स हैं
ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो जो हमारा आंसर होगा, ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 25 का ऑप्शन ए, ज़ीनोन डाइऑक्साइड। तो ये था सेक्शन ए, जिसके 25 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। सेक्शन बी, सबसे पहले हम सेक्शन बी के इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं, जो हमने हमेशा की तरह सबसे पहले इंस्ट्रक्शन देखते हैं। दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 24 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विद ओवरऑल चॉइस ऑफ टू अटेम्प्ट एनी 20 क्वेश्चन। In case more than desirable number of questions are attempt, only first 20 will be considered for evaluation। यानी 24 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से आपको 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और इसी सीरीज में हम क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चन सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 26, ये बायोमोलिक्यूल का एक क्वेश्चन है, प्रोटीन स्ट्रक्चर से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्रोटीन। एक प्रोटीन का एक स्टेटमेंट गिवन है, इस स्टेटमेंट की हेल्प से हमें इस प्रोटीन को आइडेंटिफाई करना है कि ये प्रोटीन कौन सा है। तो यहां देखें, when the polypeptide chain run parallel are held together by hydrogen and disulfide bonds, then fiber like structure is formed, such protein are generally insoluble in water। तो एक स्टेटमेंट गिवन है कि जब ये पॉलीपेप्टाइड चेन मिलकर एक प्रोटीन बनाते हैं, तो ये जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है, ये पैरेलली चलते हैं, इसमें कॉइल्स बनते जाते हैं, कॉइलिंग होती जाती है। और ये क्यों होती है? डाइसल्फाइड और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। और ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं और वाटर में इनसॉल्युबल। नाम से ही पता चल रहा है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर मींस फाइब्रस प्रोटीन। और हम जानते हैं फाइब्रस प्रोटीन आर इनसॉल्युबल इन वाटर। और फाइब्रस प्रोटीन के जो एग्जांपल हैं, दैट इज केराटिन, मायोसिन, दीज आर एग्जांपल ऑफ फाइब्रस प्रोटीन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फाइब्रस प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 27। और क्वेश्चन 27 जो है, ये सॉल्यूशन चैप्टर का एक क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है क्वेश्चन। देखते हैं क्या है। ए सॉल्यूशन containing 28 gram of phosphorus in 315 gram CS2, सीजियम डाइसल्फाइड। ये CS2 जो है, सॉरी, ये कार्बन डाइसल्फाइड, ये CS2 जो है, ये एक सॉल्वेंट का काम कर रहा है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट 46.3 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेकिन जब हमने इसके अंदर फॉस्फोरस मिक्स कर दिया, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया 47.98 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें अगर हम देखें, केबी दे रखा है यहां पर, जो बॉइलिंग पॉइंट के लिए जो कोफिशिएंट होता है केबी कांस्टेंट, ये दे रखा है 2.34 किलो, सॉरी, केल्विन पर किलोग्राम। देन व्हाट वुड बी द फॉर्मूला ऑफ फॉस्फोरस, कि फॉर्मूला क्या होगा फॉस्फोरस का। अगर हम इन सब डेटाज को अगर देखें, तो एक फॉर्मूला हमारे माइंड में आ रहा है, और वो फॉर्मूला क्या है? डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी इक्वल्स टू मोलेलिटी इंटू केएफ, केबी, सॉरी, मोलेलिटी इंटू केबी। अब यहां पर जो जो वैल्यू गिवन है उनको देख लेते हैं। डेल्टा टीबी क्या होगा? डेल्टा टीबी इज 47.98 माइनस 46.3। ये तो हो गया डेल्टा टीबी, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। मोलेलिटी जो होता है, ये होता है मोल अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। और वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें कितना गिवन है? 315। वेट ऑफ सॉल्वेंट 315 ग्राम, और ग्राम में है तो ऊपर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू केबी। और केबी की वैल्यू हमें गिवन है 2.34। 2.34। अब जब हम ये वैल्यू निकालेंगे, तो साथ में अगर हम देखें मोल का फॉर्मूला क्या होता है, तो मोल इक्वल्स टू होता है मॉलिक्यूलर मास, सॉरी, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। और वेट हमें कितना गिवन है? यहां पर वेट हमें गिवन है इसका 28।
तो यहां से जो भी मोल का जो रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट में यहां पर अगर मॉलिक्यूलर मास अगर हमें निकालना हो, तो मोल इंटू मॉलिक्यूलर मोल इंटू वेट, मोल इस फॉर्मूले से निकल आएगा और वेट हम ये पुट कर देंगे 28। वेट कितना है? 28। तो यहां से मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा इसका फास्फोरस का मॉलिक्यूलर मास आ गया। लेकिन अभी हमें यह नहीं पता कि मॉलिक्यूलर मास में फास्फोरस में एटम कितने हैं। तो फिर हम लास्ट में क्या करेंगे, जब इस फॉर्मूला को पुट कर देंगे, तो लास्ट में आएगा हमारे लिए एटोमिसिटी। एटोमिसिटी इक्वल्स टू मोलिकुलर वेट अपॉन यहां पर हम कहें एटोमिसिटी क्या होगा कि कितने एटम्स हैं, मोलिकुलर वेट तो नंबर ऑफ एटम जो होगा, मोलिकुलर वेट अपॉन एटॉमिक वेट। मोलिकुलर वेट अपॉन एटॉमिक वेट, मोलिकुलर वेट कहां से मिलेगा? इस फॉर्मूले से। और यहां पर एटॉमिक वेट कितना है इसका? मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट यानी 31। अब ये हमने फॉर्मूले तैयार कर लिए। इन फॉर्मूले को अगर हमें अप्लाई करना है तो क्या करेंगे, बस यहां पर इन वैल्यूज को इसका कैलकुलेशन करेंगे और फाइनली जब हम कैलकुलेशन करते करते यहां तक पहुंचेंगे तो ये आंसर आएगा 4। ये आंसर आएगा 4। इसका मतलब एटोमिसिटी 4 है, इसका मतलब 4 फास्फोरस एक साथ है मॉलिक्यूल में, तो जो आंसर होगा वो होगा P4। आंसर इज P4। 4 होगा फास्फोरस में, 4 एक साथ आ जाएंगे। क्वेश्चंस जो है बस इसमें कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, ये कैलकुलेशन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 27 सॉल्यूशन चैप्टर से। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन 28, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। हमें कुछ स्टेटमेंट गिवन है, सॉल्यूशन चैप्टर से क्वेश्चन है, सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, गैसियस सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड। क्या है इसमें? प्रेशर इज हायर अंडर वाटर देन द सरफेस ऑफ सी, कि जितना हम सी के डीप में जाएंगे उसमें प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। बिल्कुल सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है। सेकंड, लो सरफेस प्रेशर इन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बेंड्स इन द बॉडी ऑफ स्क्यूबा डाइव्स। तो जो स्क्यूबा डाइवर्स होते हैं, जो सी के डेप्थ में जाते हैं नीचे, तो उनमें बेंड्स आते हैं। बेंड्स आते हैं क्योंकि उनमें जो गैसेज है, जो एटमॉस्फेरिक गैसेज है, वो भी सोल्यूबल होने लग जाती हैं ब्लड के अंदर ड्यू टू हाई प्रेशर। यहां पर हमें क्या कह रखा है? लो प्रेशर, यानी ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी, बेंट आर एक्चुअली द बबल्स ऑफ नाइट्रोजन इन द ब्लड, ये बिल्कुल सही है। तो नाइट्रोजन जो गैस होती है, जो एटमॉस्फेरिक गैस है, ये भी प्रेशर की वजह से जो है ब्लड में सॉल्युबल होने लग जाती है, इसको बोलते हैं ब्लेंड्स। नेक्स्ट, ड्यू टू हाई प्रेशर solubility of atmospheric gases in the blood decreases. Due to the high pressure solubility of atmospheric pressure gases in the blood decreases. तो यहां पर ये जो स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट है। स्टेटमेंट इनकरेक्ट कौन सा है? ऑप्शन बी, लो सरफेस प्रेशर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लेंड्स इन द बॉडी। तो वो जो हाई प्रेशर होता है इसकी वजह से होता है यहां पर। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, क्वेश्चन 28। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन हमें गिवन है, इस रिएक्शन में फिनोल की रिएक्शन करानी है NaOH के साथ और साथ में CO2 140 डिग्री सेंटीग्रेड और एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करा रखा है। तो इस रिएक्शन में अगर हम देखें, पहले जब हम NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो फर्स्ट इसमें बनेगा सोडियम फिनोक्साइड, फिर जब CO2 से और साथ में CO2 और एसिडिक मीडियम, तो ये है कोल्बे रिएक्शन। एक नेम रिएक्शन है कोल्बे रिएक्शन, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, सैलिसिलिक एसिड एंड रिएक्शन इज कोल्बे रिएक्शन। इसको कोल्बे स्मिट रिएक्शन भी कह सकते हैं, कोल्बे स्मिट रिएक्शन। और प्रोडक्ट जो बनेगा ये बनेगा सैलिसिलिक एसिड। कोल्बे रिएक्शन, प्रोडक्ट इज सैलिसिलिक एसिड। तो ये था सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 29।
सेक्शन बी क्वेश्चन 29। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। ये सॉलिड स्टेट का एक क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ lithium atom present in unit cell with edge length 3.5 angstrom and density 0.53 gram per centimeter cube and atomic mass of lithium is 6.94 atomic mass। अब हमें नंबर ऑफ लिथियम एटम्स बताने हैं। अगर हम एक डेंसिटी का फॉर्मूला लर्न करें, रिमेंबर करें, तो एक फॉर्मूला था डेंसिटी का कि डेंसिटी इक्वल्स टू z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए क्यूब इंटू एन। ये डेंसिटी का फॉर्मूला है। हमें डेंसिटी गिवन है, तो डेंसिटी जो है ये है 6.9, सॉरी, डेंसिटी जो है ये है 0.53, डेंसिटी 0.53 है। इसके अलावा एम है यहां पर, जेड जो है ये है नंबर ऑफ एटम्स, ये हमें कैलकुलेट करने हैं। एम है एटॉमिक मास जो हमें गिवन है 6.94। ए यहां पर एज लेंथ, और एज लेंथ जो हमें गिवन है दैट इज 3.5 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। अगर इसको हम वैल्यूज को सेंटीमीटर में रखेंगे सब में, तो -8 हो जाएगा। ये मीटर में है, एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो वैल्यूज जो है सेंटीमीटर क्यूब में इसमें चलती रहेंगी। Na, और Na एवोगेड्रो नंबर जिसकी वैल्यू 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। ये जब वैल्यूज हम इसमें पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, तो इस पूरी वैल्यूज से जो आंसर आएगा z, ये आंसर आएगा 2। z की वैल्यू हमें मिलेगी इस पूरे फॉर्मूले से, ये 2 मिलेगी। यानी कि लिथियम की जो ये यूनिट सेल है, इसमें 2 एटम्स होंगे लिथियम के। बस हमें फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें और आंसर निकाल लें। ये था क्वेश्चन नंबर 30 सेक्शन बी का। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। क्वेश्चन 31, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 750 mm of Hg is 99.63 degree centigrade। How much sucrose to be added to 500 gram of water such that it boils at 100 degree centigrade। ये सॉल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन है, और ये है जो हम देखते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसका एक क्वेश्चन है। अगेन ये भी एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होगा। एक फॉर्मूला होता है डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी इंटू मोलेलिटी, केबी इंटू मोलेलिटी। अब डेल्टा टीबी जो होगा ये क्या हो जाएगा 100 माइनस 99.63, ये तो हो जाएगा डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। केबी की वैल्यू हमें गिवन है 0.52। नेक्स्ट मोलेलिटी, और मोलेलिटी क्या होती है मोल अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये वेट जो है सॉल्वेंट का है, सॉल्वेंट का वेट। अब अगर हम इसमें वैल्यू पुट करें तो यहां पर ये हो जाएगा 0.37 इक्वल्स टू 0.52। अब मोलेलिटी, सॉरी मोल क्या होता है वेट अपॉन मोलिकुलर मास। वेट हमें हाउ मच सुक्रोज एडेड, तो यही अपने को कैलकुलेट करना है कितना। तो ये सपोज करें x जो वेट है ये अपने को कैलकुलेट करना है, और सुक्रोज का मोलिकुलर मास, सुक्रोज के लिए जो मोलिकुलर मास होता है ये होता है 342। ये अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू जब हम पुट करेंगे यहां पर 342 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, और वेट ऑफ सॉल्वेंट जो है ये है 500 ग्राम वाटर, यानी ये हो जाएगा 500 ग्राम। ग्राम में है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इस वैल्यू को इसको सॉल्व करेंगे, इस पूरे कैलकुलेशन करेंगे, तो इस कैलकुलेशन से जो हमारे x की वैल्यू आएगी, x क्या है यहां पर, x इज मास ऑफ सुक्रोज, जो ऐड करना है अपने को, मास ऑफ सुक्रोज ये अपने को ऐड करना है। तो जब ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू जो आएगी वो आएगी 121.7 ग्राम। इतने ग्राम जो है ये वैल्यू निकल के आएगी इसमें सुक्रोज की। अगर हम इतना सुक्रोज मिला दें तो ये जो है बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन
ये हमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक मिल जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 31 ऑफ सेक्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। और क्वेश्चन 32 जो है ये पी ब्लॉक का एक क्वेश्चन है, नाइट्रोजन फैमिली के कंपाउंड से ये क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू PCl5। PCl5 के लिए हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। देखते हैं क्या है इनके स्टेटमेंट्स। पहले तो हम PCl5 की स्ट्रक्चर देखते हैं। PCl5 की जो स्ट्रक्चर है, इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d और ये होता है PCl5 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, जिसमें एक्सियल एंड जो हम कहें इक्वेटोरियल, ये कुछ इसमें इक्वेटोरियल और एक्सियल बॉन्ड होंगे। अब यहां पर देखिए क्या है, टू एक्सियल बॉन्ड्स मेक एन एंगल ऑफ 180। तो ये जो दो एक्सियल बॉन्ड है 180 वाले हैं विद ईच अदर 180, ये तो ये हो जाएगा 2x। ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकंड स्टेटमेंट, एक्सियल फॉस्फोरस क्लोरीन बॉन्ड आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल। तो ये जो बॉन्ड होंगे ये कंपैरेटिवली इक्वेटोरियल बॉन्ड से इनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, क्योंकि इनमें रिपल्सन ज्यादा हो रहा है, इनमें रिपल्सन ज्यादा हो रहा है, तीनों क्लोरीन इनको रिपेल कर रहे हैं। तो रिपल्सन की वजह से ये जो बॉन्ड लेंथ होगी वो स्लाइटली ज्यादा होगी, यानी सेकंड स्टेटमेंट है ये भी ट्रू है। PCl5 मॉलिक्यूल इज नॉन रिएक्टिव, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। PCl5 तो रिएक्टिव है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बहुत सारी रिएक्शन भी देखते हैं PCl5 की। एक्चुअल में PCl5 जब सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होता है तो रिएक्टिविटी की वजह से ही ये PCl4+ और PCl6- में कन्वर्ट हो जाता है। 3 इक्वेटोरियल फॉस्फोरस क्लोरीन बॉन्ड मेक एन एंगल ऑफ 120। तो इनमें 120 एंगल होता है, 120 इक्वेटोरियल में। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना था, फॉल्स स्टेटमेंट जो विच इज नॉट करेक्ट, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। ये था क्वेश्चन नंबर 32। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन 33, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। ट्रू स्टेटमेंट हमें बताने हैं। सॉल्यूशन का एक क्वेश्चन है, सॉल्यूशन चैप्टर का। फर्स्ट ऑप्शन, in binary mixture mole fraction of a is mole of a upon mole of a plus b। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, किसी के भी अगर मोल फ्रैक्शन आपको निकालने हैं तो जिस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं उसके मोल अपॉन टोटल मोल, और यही मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है। यानी स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, ये स्टेटमेंट ट्रू है कि मोल फ्रैक्शन हम इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे। सेकंड, for solution containing I number of components, अगर I कंपोनेंट्स है कोई, तो I का जो मोल फ्रैक्शन होगा, सपोज करें कोई अननोन है I, तो इसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, Ni, यानी I के मोल अपॉन टोटल मोल, सम ऑफ I। तो ये इसी तरह से मोल फ्रैक्शन का ये भी एक फॉर्मूला है, तो ये भी मोल फ्रैक्शन का ही फॉर्मूला बन गया। नेक्स्ट अगर हम देखें ऑप्शन सी या सेक्शन सॉरी इसमें स्टेटमेंट थ्री और स्टेटमेंट थ्री क्या है, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज 1। ये बिल्कुल सही है। जितने भी कंपोनेंट होंगे, जैसे अगर हम ए और बी दो कंपोनेंट मानते हैं, एन ए के मोल हैं, एन बी के मोल हैं, तो जो एक्स ए होगा, एक्स ए यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड एक्स बी ऑफ मोल फ्रैक्शन बी, ये टोटल हो जाएगा 1। हमेशा जितने भी मोल फ्रैक्शन होते हैं उनका सम ऑलवेज 1 होता है, यानी थर्ड स्टेटमेंट भी ट्रू है। यानी इसके आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड एंड 3 ऑल आर ट्रू स्टेटमेंट। तीनों स्टेटमेंट इसमें ट्रू हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 33, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, हेलो एल्केन का एक क्वेश्चन है, और हेलो एल्केन की रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एनएसआर। एनएसआर SN1 SN2 दो तरीके से होती है। तो यहां पर उन्हीं से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। इसमें ये तो हो गया हेलो एल्केन, ये तो हो गया सबस्ट्रेट, यानी इस पर तो हमें रिएक्शन करनी है। अब इसमें प्रोडक्ट बना रखे हैं कुछ वाई न्यूक्लियोफाइल आकर।
अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करें तो हम देखें एक्स और वाई की डायरेक्शन चेंज हो गई। जहां एक्स राइट में था वाई लेफ्ट में आ गया, यानी चेंज हो गया, अपोजिट हो गया। और अपोजिट होने को हम क्या कहेंगे? इन्वर्जन। इन्वर्जन। अगर हम बी की तरफ आते हैं, बी में, तो यहां पर क्या हो रहा है कि जिस साइड एक्स है उसी साइड में वाई है। यानी अगर एक्स लेफ्ट में है तो वाई भी, सॉरी, एक्स राइट में तो वाई भी राइट में। इसको हम कहेंगे रिटेंशन। ये हो गया रिटेंशन। रिटेंशन। और ए और बी, ये दोनों का कॉम्बिनेशन, और रिटेंशन और इन्वर्जन मिक्स हो जाएं तो वो बन जाता है रेसेमिक मिक्सचर। रेसेमिक मिक्सचर। रेसेमिक मिक्सचर। तो जो आंसर होगा, आप ऑप्शन देख लेते हैं। ए जो होगा वो है इन्वर्जन, यानी सेकंड इन्वर्जन, फर्स्ट रिटेंशन। तो यहां पर हम कहेंगे फर्स्ट रिटेंशन, सेकंड इन्वर्जन, और थर्ड इज रेसेमाइजेशन। तो आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा, जिसमें से SN1 रिएक्शन में रेसेमाइजेशन होता है और SN2 में कंप्लीट इन्वर्जन होता है। ऐसा हम SN1 SN2 में देख चुके हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 34। ये हेलो एल्केन का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। ये हेलोजन फैमिली का एक क्वेश्चन है, पी ब्लॉक से। इसमें फ्लोरीन की बात हो रही है, F2 की। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन क्या है? आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर फॉर फ्लोरीन। तो फ्लोरीन के आईपी, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सब हाई होते हैं। तो ये सब होंगे हाई, यानी ऑप्शन कट हो गए हमारे। दो ऑप्शन हमने कट कर दिए कि ये तो नहीं होंगे। इसके बाद नेक्स्ट है फ्रॉम अदर, इट शो ओनली ऑक्सीडेशन स्टेट, और फ्लोरीन ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। फ्लोरीन एक ऐसा हेलोजन है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा, यानी ओनली -1। और इसके साथ मोस्ट ऑफ इट्स रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक। तो ये जो फ्लोरीन होता है हाईली रिएक्टिव होता है। हाईली रिएक्टिव होने से इसकी जो रिएक्शंस होती हैं ये एक्सोथर्मिक होती हैं, एक्सप्लोजिव रिएक्शन होती हैं इसकी बहुत सारी। तो ये जो आंसर होगा फ्लोरीन के लिए, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हायर इलेक्ट्रोड, हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, -1 द ओनली ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड मोस्ट ऑफ रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। इसके बाद ये था क्वेश्चन नंबर 35। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 हेलो एल्केन का एक क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड। हमें कुछ हैलाइड गिवन है, डाइहैलाइड, ट्राइहैलाइड, टेट्राहैलाइड। अब इनमें हमें बताना है अरेंज दीज कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें इनको अरेंज करना है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो डेंसिटी होती है ये मोलिकुलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितना ज्यादा मोलिकुलर मास होगा उसकी डेंसिटी भी वो उतना ही डेंस होता चला जाएगा। यहां पर 4 क्लोरीन है, 3 क्लोरीन, 2 क्लोरीन। जैसे जैसे क्लोरीन के नंबर इंक्रीज हो रहे हैं वैसे वैसे उनका मोलिकुलर मास भी इंक्रीज हो रहा है। और मोलिकुलर मास इंक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी भी इंक्रीज हो रही है, यानी कि डेंसिटी का ऑर्डर हो जाएगा 3 2 1। सबसे ज्यादा 3, देन 2, देन 1। ऑप्शन डी इज करेक्ट, 3 2 1। तो ये था डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन जिसमें हमें डेंसिटी का एक ऑर्डर प्रिपेयर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? क्वेश्चन 37 देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस विद रेफरेंस बाय ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन। आयोडीन के ऑक्सीडेशन नंबर हैं और इनको अरेंज करना है हमें। तो जो जो हमें आयोडीन दिए गए हैं, इन आयोडीन को अगर हम देखें, I2, हम जानते हैं I2 में ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0। ICL, ICL में ऑक्सीडेशन नंबर होगा आयोडीन का +1। इसके अलावा जो गिवन है दैट इज HiO2। HiO2 में आयोडीन जो होगा ये +3 में होगा। एक और ऑप्शन है HiO4। HiO4
इसमें +7 हो जाएगा, +7। ये हमें इसमें गिवन है I2H, एक और है HI, और HI में आयोडीन का होगा -1। चलिए अब इनको अरेंज करते हैं। अब हम ऑप्शन देखें। ऑप्शन फर्स्ट जो है इसमें 0 से स्टार्ट कर रखा है, 0 +1, ये तो स्टार्टिंग में ही इनकरेक्ट हो गया। यहां पर हम देखें तो +3, यहां +1, यहां 0, यहां -1, यहां -1, ये भी इनकरेक्ट हो गया है। ये भी इनकरेक्ट हो गया क्योंकि -1 को सबसे ज्यादा बता रखा है। HiO4 +7 +1 0 -1, ये सही है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। +7 सबसे ज्यादा, देन +1 0 -1, ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑक्सीडेशन नंबर का आयोडीन के डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स में। तो ये आंसर जो होगा ये हमारा ट्रू ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा क्वेश्चन 37 ऑफ सेक्शन बी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 38। क्वेश्चन 38 में देखें, द रिएक्शन ऑफ एनिसोल विद HI गिव्स फिनोल रादर देन आयोडोबेंजीन बिकॉज ऑफ। तो यहां पर अगर हम देखें, अगर हम रिएक्शन कराते हैं, एनिसोल क्या होता है, OCH3, ये होता है एनिसोल, और इस एनिसोल की हमें रिएक्शन जो है ये करानी है HI के साथ। अब यहां कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होना है। ये जो बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन का, ये तो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, रेजोनेंस होगा इस बॉन्ड में, यानी ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, इसलिए हम बॉन्ड ये वाला ब्रेक करेंगे, ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे क्योंकि इस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कम है। तो यहां पर हम क्या कहेंगे, द बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड CH3 इज वीकर देन ऑक्सीजन बेंजीन रिंग। तो ये बॉन्ड वीक है क्योंकि ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज। सेकंड ऑप्शन, द कार्बन ऑफ फिनाइल ग्रुप इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये जो कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहे हैं रेजोनेंस की वजह से। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट इस बॉन्ड के ब्रेक नहीं होने को फेवर कर रहे हैं कि ये बॉन्ड हमने क्यों नहीं ब्रेक किया। तो जो आंसर होगा, बोथ ए एंड बी, ए एंड बी दोनों करेक्ट है इसके लिए, दोनों करेक्ट है कि क्यों हमने ये बॉन्ड ब्रेक करके आयोडोबेंजीन क्यों नहीं बनाया, और इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ये बन जाएगा फिनोल एंड CH3I। ये हमारा आंसर आ जाएगा, फिनोल एंड आयोडोमिथेन। तो आंसर हो जाएगा इसका, बोथ ऑप्शन ए एंड बी आर ट्रू रीजन फॉर दिस क्वेश्चन। ये था क्वेश्चन नंबर 38। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 39, सेक्शन बी का क्वेश्चन 39, और ये पी ब्लॉक का क्वेश्चन है। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ। हमें कुछ ऑक्साइड्स गिवन है, और इन ऑक्साइड की हमें स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है, ऑक्साइड के लिए स्ट्रेंथ का ऑर्डर। और ये जो स्ट्रेंथ हमें दे रखी है, हम जानते हैं कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो ऑक्साइड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम होगी, यहां Cl2O7, तो आंसर जो बी हो जाएगा। या सेकंड अगर हम ये कहें, जितने ज्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होंगे ऑक्साइड्स के साथ, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्लोरीन में मैक्सिमम होंगे, देन सल्फर, देन फास्फोरस। तो इसी सीक्वेंस में इनका जो है ऑर्डर आ जाएगा कि सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा Cl2O7 का, देन SO2 का, देन P2O10 का, या P4O10 या P2O5 भी कह सकते हैं इसको। तो ये ऑर्डर हो जाएगा, और इसका रीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड सेकंड रीजन इज नॉन मेटेलिक नेचर। ये था क्वेश्चन नंबर 39। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 40। क्वेश्चन 40, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट ज्विटर आयन। बायोमोलिक्यूल का ये क्वेश्चन है। बायोमोलिक्यूल में जो एमाइनो एसिड्स होते हैं वो ज्विटर आयन का फॉर्मेशन करते हैं, और यहां पर हमें इसी के लिए बताना है नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें बताना है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ए, इट इज न्यूट्रल एंड डज नॉट कंटेन एनी चार्जेस। तो ये स्टेटमेंट
जो है इट इज न्यूट्रल डज नॉट कंटेनिंग एनी चार्जेस, ये स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट हो गया, फर्स्ट ही इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि चार्ज तो होगा ज्यूटर आयन के अंदर, लेकिन प्लस माइनस दोनों होंगे। एक एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल अगर हम देखें ग्लाइसिन का ही एक एग्जांपल देख लेते हैं। ग्लाइसिन का जो ज्यूटर आयन है वो कुछ इस तरह से होता है कि COH हाइड्रोजन NH2 पे आ जाता है, तो इसमें चार्ज तो होगा प्लस माइनस, न्यूट्रल होगा बट चार्ज होगा। ये ऐसा चार्ज है जो न्यूट्रल है, ठीक है, ओवरऑल न्यूट्रल। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये इनकरेक्ट हो गया। सेकंड भी देख लेते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एंड एमाइनो ग्रुप, बिल्कुल सही है, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी होता है और एमाइनो ग्रुप भी होता है। सेकंड स्टेटमेंट तो ट्रू है, इट इज डाइपोलर, बिल्कुल डाइपोलर है, पॉजिटिव नेगेटिव बन रहे हैं इसमें, डाइपोल बन रहा है, डाइपोलर है। मेनी एमाइनो एसिड एग्जिस्टेड ज्यूटराइन, बिल्कुल सही है, एमाइनो एसिड जिसमें एमाइनो ग्रुप है, एसिड ग्रुप है, तो ये ज्यूटराइन को इजीली फॉर्मेशन कर भी लेते हैं, यानी इनसे ज्यूटराइन बनेगा। तो ये जो है ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में कहा इट डज नॉट कंटेन एनी चार्ज, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। चार्ज तो होगा बट वो इक्वल होगा, प्लस माइनस इक्वल। ये था क्वेश्चन नंबर 40। नेक्स्ट क्वेश्चन 41। क्वेश्चन 41, कंसीडर द फॉलोइंग एल्कोहल। कुछ एल्कोहल अपने को गिवन है, एन प्रोपाइल एल्कोहल, ये आइसोप्रोपाइल एल्कोहल एंड टू, यहां पर हम कहें तो ये टर्सरी पेंटाइल एल्कोहल, ठीक है, सॉरी टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल, एन प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल, ये अपने को एल्कोहल गिवन है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट is observed when the above alcohol are treated with Lucas reagent at room temperature पर। at room temperature हमें टेम्परेचर जो है वो हाई नहीं किया गया है, रूम टेम्परेचर पर हो रहा है। और अगर हम ल्यूकास रिएजेंट की रिएक्शन देखें तो ल्यूकास रिएजेंट की रिएक्शन कुछ इस तरह से होती है कि जो 3 डिग्री एल्कोहल होता है ये ल्यूकास रिएजेंट के साथ विद इन सेकेंड्स, विद इन सेकेंड्स, ठीक है ना, विद इन सेकेंड यानी इमीडिएटली रिएक्शन करता है, विद इन सेकेंड्स, इमीडिएट। अगर 2 डिग्री एल्कोहल है ये ल्यूकास रिएजेंट के साथ 5 मिनट्स लगाएगा, सेकेंड्स में रिएक्शन हो रही है 5 मिनट में। 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, इसमें हमें हीट करनी पड़ती है, ये रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं करेगा और हीट करने पर भी 30 मिनट लगेंगे, वो भी हीट करने पर, रूम टेम्परेचर पर ये भी रिएक्शन नहीं करेगा। अब देख लेते हैं, अब इनमें मैच कर लेते हैं, यहां 3 डिग्री है थर्ड वाला, ये है 1 डिग्री और ये 2 डिग्री। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं अब। क्वेश्चन फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट, फर्स्ट रिएक्ट इन अबाउट 5 मिनट्स, नहीं ये तो इनकरेक्ट है स्टेटमेंट। फर्स्ट जो है वो 5 मिनट नहीं, फर्स्ट तो 30 मिनट लगाएगा, वो भी हीट करने पर। सेकंड एंड थर्ड रिएक्ट इमीडिएटली, ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। थर्ड तो कर लेगा बट सेकंड इमीडिएटली नहीं करेगा। थर्ड रिएक्ट इमीडिएटली, बिल्कुल सही है, थर्ड इमीडिएटली रिएक्ट करेगा, सेकंड 5 मिनट्स में, और फर्स्ट नॉट एट ऑल, बिल्कुल ऑप्शन सी इज करेक्ट। जो फर्स्ट वाला है वो रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं करेगा, टेम्परेचर को हाई करना पड़ेगा। तो ये थर्ड स्टेटमेंट जो है सी, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी फॉर हाइड्राइड। और थर्मल स्टेबिलिटी जो होती है वो किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती चली जाती है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है, और जब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज, तो डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, तो सबसे ज्यादा होगी जो टॉप में होगा, यानी सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और सबसे कम पोलोनियम। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। टॉप टू बॉटम जब जाते हैं तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होती चली जाती है बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से। तो हमारा जो आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी। ये था क्वेश्चन नंबर 42। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट फ्रक्टोज? फ्रक्टोज के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? बायोमोलिक्यूल का एक क्वेश्चन है, और जैसा हम जानते हैं फ्रक्टोज जो होता है, फ्रक्टोज ये एक ये कह सकते हैं हम कि एल्डो सॉरी कीटो हेक्सोज होता है, जिसमें कीनोन फंक्शनल ग्रुप होता है। चलिए देखें, इट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, नहीं, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फ्रक्टोज इज लीवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी तो ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज अपोजिट रोटेशन के होते हैं। इट एग्जिस्ट इन टू साइक्लिक फॉर्म, अल्फा एंड बीटा साइक्लिक फॉर्म होती हैं, एनोमर्स, which is obtained by the addition of OH group and ketone group। OH कौन सा? जो 5th कार्बन पर है। तो यहां जो साइक्लिक स्ट्रक्चर इसमें बनती है कुछ इस तरह से बनती है। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर इसमें बन जाएगी, और इसमें ये कार्बन 1 2 3 4 5 6, तो ये जो ऑक्सीजन है ये इस CO ग्रुप से रिएक्शन करके और ये स्ट्रक्चर बनाता है। यानी कि सेकंड स्टेटमेंट तो ट्रू है कि ये ऐसा होता है। थर्ड है, इट एग्जिस्ट इन एज 6 मेंबर रिंग, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ये 5 मेंबर रिंग बनाता है, जिसको हम पायरेनोज भी कहेंगे। ठीक है, सॉरी, फ्यूरेनोज। 5 मेंबर रिंग बनाता है, जिसको फ्यूरेनोज भी कहेंगे। इट इज नेम्ड एज फ्यूरेनोज एज इट कंटेन 1 ऑक्सीजन एंड 6 कार्बन एटम। तो फ्यूरेनोज भी कहेंगे इसको, हम फ्यूरेनोज कहेंगे। 6 मेंबर, इसमें 5 मेंबर रिंग बनेगी। तो ऑप्शन जो डी है, इट नेम एज फ्यूरेनो, सॉरी, इसमें 6 कार्बन एटम नहीं होते हैं। फ्यूरेनोज जो स्ट्रक्चर होती है, इनकरेक्ट है लास्ट स्टेटमेंट। फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर ये होती है, दैट इज फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर, जिसमें 4 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन होंगे। 4 कार्बन विद 1 ऑक्सीजन। तो ये ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो जो 43 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 44। क्वेश्चन 44 में 2 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन ऑन रिएक्शन विद सोडियम मिथॉक्साइड इन मेथेनॉल एल्ड्स। तो पहले रिएक्शन देख लेते हैं, रिएक्शन क्या होगी। 2 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन। तो यहां अगर हम इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं, 2 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन कुछ इस तरह से बन जाएगी। ये है 2 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन, ये बन गया। अब इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं यहां पर CH3O- से। अब ये जो प्रोडक्ट पॉसिबल हैं, वैसे जो बेसिकली इसमें एलिमिनेशन होगा, Cl रिमूव होगा और दोनों ही कार्बन से डबल बॉन्ड आ सकते हैं। मेजर प्रोडक्ट मिडिल वाला जरूर बनेगा, लेकिन प्रोडक्ट पॉसिबल दोनों होंगे। यानी कॉर्नर पे भी डबल बॉन्ड आ सकता है और मिडिल में भी डबल बॉन्ड, और साथ में ये NSR रिएक्शन भी हो सकती है। यानी ये न्यूक्लियोफाइल है, वो क्लोरीन को रिप्लेस भी कर सकता है, यानी फर्स्ट भी बन सकता है। प्रोडक्ट तीनों पॉसिबल होंगे, यानी ऑल ऑफ दीज आर पॉसिबल। बट अगर हमें मेजर प्रोडक्ट पूछते तो आंसर होता थर्ड। थर्ड इज मेजर प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन, बट ऑल 3 प्रोडक्ट आर पॉसिबल। पॉसिबल तीनों प्रोडक्ट हैं, वो बात अलग है। थर्ड जो है वो सेजेफ रूल के अकॉर्डिंग मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 44। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 टू 49। इसके लिए हमें कुछ इंस्ट्रक्शन गिवन है, देखते हैं क्या है ये। फॉर गिवन क्वेश्चंस 2 स्टेटमेंट आर गिवन, वन लेबल्ड एट assertion एंड अदर लेबल्ड एट रीजन। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर टू दीज क्वेश्चन फ्रॉम द कोड ABCD। अब देखें क्या है ये। कोड ए अपने को तब आंसर देना है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। सेकंड तब देना है जब दोनों ट्रू हो बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। थर्ड हमें कब देना है जब ए तो ट्रू हो और आर इज फॉल्स हो। और ऑप्शन डी हमें कब बताना है जब ए फॉल्स हो और आर ट्रू हो। चलिए देखते हैं इसको एक एक करके क्वेश्चन। और इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन 45 क्या है, पहले एसेशन देखते हैं। ए पर्सन क्राइज मोर वाइल कटिंग ऑनियन रादर देन कटिंग एन ऑनियन ऑन विच हैज टेकन आउट फ्रॉम रेफ्रिजरेटर। तो यहां पर देखें जो बिल्कुल
कूल होता है, जो फ्रिज में रखा होता है, अगर हम उस ऑनियन को काटें तो हमारी आईज में इरिटेशन कम होगा, और अगर जो बाहर रखा है उसको अगर काटे तो इरिटेशन ज्यादा होता है। इसका मतलब है कि स्टेटमेंट ए जो है वो तो ट्रू है। द कोल्ड ऑनियन हैज हायर वेपर प्रेशर ऑफ इट्स वोलेटाइल कंटेंट, ये इनकरेक्ट है। जो कोल्ड ऑनियन होता है उसका वेपर प्रेशर कम होता है, इसी वजह से वहां पर जो वेपर्स है वो कम बनेंगे। तो यहां आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टेटमेंट ए इज ट्रू बट स्टेटमेंट आर रीजन इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। Aryl halide cannot be prepared by replacement of hydroxyl group of phenol by halogen atom। तो अगर हम फिनोल की बात करते हैं तो हम जानते हैं फिनोल में जो OH ग्रुप है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं। तो स्टेटमेंट जो एसेशन है वो ट्रू है। रीजन क्या है? कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन फिनोल हैज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ये भी सही है। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होंगे जिससे स्टेबिलिटी आएगी और OH ग्रुप का रिप्लेसमेंट नहीं हो पाएगा। तो यहां पर जो आंसर होगा दैट इज ए, assertion and reason both are correct and reason is correct explanation of statement A। तो आंसर हो जाएगा इसका A। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। 2-pentanol and 3-pentanol cannot be distinguished by iodoform test। 2-pentanol, अगर हम 2-pentanol की बात करें तो ये इस तरह से हो जाएगा। इसमें CH3CHOH ग्रुप है और ये आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करेगा। 3-पेंटेनॉल में CH3CHOH ग्रुप नहीं होता, सॉरी CH3 3-पेंटेनॉल, वेट कीटोन बन गए, ये पेंटेनॉल है, ये इस तरह से। तो ये जो है आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। इसका मतलब हम इन दोनों को आयोडोफॉर्म टेस्ट से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। रीजन वाला देख लेते हैं। 2-पेंटेनॉल एंड 3-पेंटेनॉल बोथ आर सेकेंडरी, ये सही है, ये भी 2 डिग्री अल्कोहल है। 2 और 3-पेंटेनॉल बोथ आर 2 डिग्री अल्कोहल। तो स्टेटमेंट ए इज फॉल्स एंड बी इज ट्रू। आंसर इज डी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 48। इन क्रिस्टलाइन सॉलिड द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस इज डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो डिफरेंट डायरेक्शन में जो रेसिस्टेंस होता है वो डिफरेंट होता है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। रीजन है इसका, क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एनआइसोट्रोपिक इन नेचर। तो जो ट्रू सॉलिड्स होते हैं इनमें डिफरेंट डायरेक्शन में जो अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट होता है। एक साइड में अरेंजमेंट फिक्स होगा लेकिन दूसरे में डिफरेंट। तो ऐसे में क्या होगा, इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट मिलेंगी दोनों डायरेक्शन में, और ऐसे इसी को हम बोलते हैं एनाइसोट्रोपिक इन नेचर। तो स्टेटमेंट भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है और एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो इसमें जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन और सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन, सेक्शन बी का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 49। solubility of noble gases in water decreases with increases size of noble gases। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है कि जैसे जैसे साइज इंक्रीज होती जाएगी solubility डिक्रीज होती चली जाएगी। और रीजन क्या है? solubility of noble gas in water is due to dipole induced dipole interaction। तो वाटर जो होता है वो डाइपोल होता है और वो है जो इनर्ट गैसेस है उनको इंड्यूस्ड डाइपोल में कन्वर्ट करता है। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन, और ये जो इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन है ये स्लोली डिक्रीज होता चला जाता है जब हम टॉप टू बॉटम या ग्रुप की साइज को इंक्रीज करते हैं। तो जो आंसर होगा ये यहां पर आप ऑप्शन हो जाएगा अपना ऑप्शन ए, बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। तो ये था क्वेश्चन 49। अब ये तो था सेक्शन बी। अब हम एंटर कर रहे हैं सेक्शन सी में। पहले इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं सेक्शन सी के। दिस सेक्शंस कंसिस्ट ऑफ 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 6 क्वेश्चंस हैं, इसमें से हमें कोई भी 5 क्वेश्चन सॉल्व करने, अपने पास चॉइस है 5 क्वेश्चन की। अगर हमने 6 के 6 सॉल्व कर लिए
तो फर्स्ट 5 जो है वही कंसीडर होंगे क्वेश्चंस के इवेल्युएशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी को। सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनालॉजीज इज करेक्ट। कुछ एनालॉजी अपने को गिवन है, इनको हम देखते हैं। मेटेलिक सॉलिड हार्ड होते हैं और मेलिएबल होते हैं, मेलिएबल भी होते हैं, डक्टाइल भी होते हैं, बिल्कुल सही है। नेटवर्क सॉलिड जो होते हैं बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, नेटवर्क सॉलिड जैसे कार्बोरेंडम, Al2O3 इस तरह से। तो फर्स्ट एनालॉजी जो है ये ट्रू है, फर्स्ट एनालॉजी ट्रू है कि मेटेलिक हार्ड ये सब, ठीक है। सेकंड एनालॉजी, ये तो फर्स्ट आंसर तो है, ये तो हो गया ट्रू। तो इसमें हमें करेक्ट बताना था, तो करेक्ट तो हमें आंसर मिल गया फर्स्ट। अब बाकी भी देख लेते हैं। ऑर्थोरोम्बिक में ये कॉम्बिनेशन नहीं होते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन जो है सेकंड जो है ऑर्थोरोम्बिक और टेट्रागोनल के कॉम्बिनेशन इनकरेक्ट गिवन है। थर्ड जो है बीसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है, सॉरी ये जो पर यूनिट नंबर होते हैं बीसीसी बॉडी सेंटर्ड में, यहां 2 बता रखे हैं, और एफसीसी में जो बता रखे हैं 1, एफसीसी में 1 नहीं होता है। फेस सेंटर्ड जो होता है इसमें 1 नहीं होगा, तो ये इनकरेक्ट एनालॉजी। एचसीपी की पैकिंग एफिशिएंसी 68 नहीं 74 होती है, तो ये एनालॉजी भी इनकरेक्ट है। तो जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट एनालॉजी। नेक्स्ट सेक्शन सी का क्वेश्चन 51। 51 में अगेन एनालॉजी अपने को मैच करनी है। ए के साथ में ये रिएक्शन दे रखी है PHX एराइल हैलाइड, और एराइल हैलाइड एक्वस NaOH के साथ सोडियम फिनोक्साइड बनाते हैं। ये जो रिएक्शन है ये है डाउ प्रोसेस, नेम रिएक्शन है डाउ प्रोसेस, यानी ए जो है वो डाउ प्रोसेस है, तो ऑप्शन बी एंड सी ये तो कट हो गए। यहां पर हम देखें क्यूमिन प्रोसेस, और क्यूमिन प्रोसेस में फिनोल बनता है। क्यूमिन प्रोसेस में फिनोल बनाते हैं किससे? क्यूमिन से। तो क्यूमिन जो है ये है यहां पर, ये है क्यूमिन आइसोप्रोपाइल बेंजीन, और आइसोप्रोपाइल बेंजीन पहले ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं जिससे क्यूमिन हाइड्रोजन परऑक्साइड बनता है, और उसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो फिनोल एंड एसीटोन का फॉर्मेशन होगा। तो फिनोल एंड एसीटोन का फॉर्मेशन होगा, ऑप्शन ए है ये ट्रू हो जाएगा। ऑप्शन ए डाउ प्रोसेस एंड क्यूमीन प्रोसेस। तो ये था क्वेश्चन 51। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, और क्वेश्चन 52 में हमें मैचिंग करानी है। इसमें सॉल्यूशन चैप्टर का एक क्वेश्चन है और मैचिंग देखते हैं इसके अंदर। सबसे पहले डेल्टा H मिक्स 0 Y मिक्स 0, ये तो आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन है, यानी ए जो है वो मैच करेगा 3 के साथ। ए मैच कर रहा है 3 के साथ, यानी ऑप्शन ए एंड डी ये तो इनकरेक्ट हो गए, ए 3 के साथ। नेक्स्ट डेल्टा H मिक्स नॉट इक्वल्स टू 0, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, यानी बी जो मैच करेगा वो 1 के साथ, बी 1 के साथ मैच करेगा, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके अलावा डेल्टा वी मिक्स अगर लेस देन 0 है तो ये क्या कौन सा डेविएशन? नेगेटिव डेविएशन, और ग्रेटर देन 0 है पॉजिटिव डेविएशन। तो करेक्ट जो मैचिंग होगी वो मैचिंग क्या हो जाएगी? ऑप्शन बी। सी के साथ हो जाएगा 4 और डी के साथ हो जाएगा सेकंड, पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन 52, इसमें हमें कॉलम मैचिंग का क्वेश्चन। और नेक्स्ट है एक केस स्टडी हमें दी गई है, चलिए देखते हैं क्या है ये केस स्टडी, और इसमें हमें क्वेश्चन 53, 54, 55 इनके आंसर देने हैं। Although crystalline solid have short range as well as long range order in the arrangement of their constituent particles, yet crystal are not perfect. क्रिस्टल होते हैं, हम कोशिश तो करते हैं परफेक्ट, लेकिन वो परफेक्ट होते नहीं, कुछ डिफेक्ट होते हैं उनमें। In an ideal crystal, there must be regular repeating arrangement of the constituent particles and its entropy must be 0 at absolute temperature. However, it is impossible to obtain an ideal crystal and it suffer from certain defect called imperfections. Imperfection कुछ defects होते हैं इसमें। In pure crystal,
these defects arises either due to disorder or dislocation of the constituent particle from the normal position or due to the movement of particle even at absolute zero temperature. जीरो टेम्परेचर पर भी इनमें मूवमेंट हो सकती है. Such defects increases with rise in temperature. In addition to this, certain defect arises due to the presence of some impurities. Such defects not only the modify the existing property of the crystalline solid but also impart certain new characteristics of them. न्यू कैरेक्टरिस्टिक टू देम. तो ये हमने एक केस स्टडी की है सॉलिड स्टेट में जो डिफेक्ट्स हैं उन डिफेक्ट को लेकर हमने एक केस स्टडी की है. अब इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन देखने, क्वेश्चन नंबर 53, 54 एंड 55. क्वेश्चन 53, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो फ्रेंकल डिफेक्ट. और जो फ्रेंकल डिफेक्ट होते हैं वो मोस्टली डी ब्लॉक के जो आयंस हैं, केटायन, ये शो करते हैं. फ्रेंकल डिफेक्ट मोस्टली डी ब्लॉक के. तो यहां पर हम कहें केसीएल जो है एस ब्लॉक वाले, एस ब्लॉक के जो हैलाइड हैं वो मोस्टली शॉर्टकी डिफेक्ट शो करते हैं. फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि जो केटायन है वो अपनी पोजीशन को छोड़कर उसी क्रिस्टल में इंटरस्टेशियल स्पेस में आ जाते हैं. केसीएल ये शो नहीं करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन 54, इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट इज प्रेजेंट. तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट जो होता है ये FeO में मिलेगा. ZnO में तो मेटल एक्सिस इफेक्ट होता है. NaCl और KCl में शॉर्टकी डिफेक्ट होता है और FeO इसमें मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट हमें देखने को मिलेगा. लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 54, 55, शॉर्टकी डिफेक्ट इन ए क्रिस्टल इज ऑब्जर्व्ड व्हेन. शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है, अनइक्वल नंबर्स में केटायन और एनायन जो होते हैं वो अपना स्पेस मूव कर जाते हैं, क्रिस्टल से ही मूव कर जाते हैं और बाहर आ जाते हैं क्रिस्टल से. तो यहां पर अनइक्वल नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम द लेटिस. तो ये थे शॉर्टकी डिफेक्ट का क्वेश्चन. तो ये था यहां पर हम कहें जो था सैंपल पेपर नंबर 4. तो आप कनेक्टेड रहिए हमसे, ऐसे ही हम सैंपल पेपर डिस्कस करते रहेंगे. जो अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है सैंपल पेपर बुक, उसमें टोटल 10 सैंपल पेपर हैं और उसी कैटेगरी में नेक्स्ट जो सैंपल पेपर हम डिस्कस करेंगे वो होगा सैंपल पेपर नंबर 5. कीप स्टडिंग, कीप रॉकिंग. थैंक यू स्टूडेंट्स एंड ऑल द बेस्ट.